नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कल से हमारे कुछ दर्शक और सुशांत और दिशा के प्रशंसक थोड़े परेशान हो गए जब एक तस्वीर उन्होंने देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। बंद कमरे में भी बैठक हुई है। जो तस्वीर सामने आई है सिर्फ वही नहीं है, एक तस्वीर सामने आई, एक वीडियो बाइट भी सामने आया। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी कोई संभावना तो नहीं है आपके तरफ जाने की। हाँ, आपके लिए हमारे तरफ आने की संभावना बनी हुई है। अब इसके मायने लगाए जाने लगे और बैंड वैगन वालों ने फटाफट बिना किसी देर के खबरें चलाना शुरू कर दी। वाह, एक पूरा ग्रुप है जो लंबे समय से इस ताक में बैठा है कि कैसे भी करके ठाकरे और फडणवीस को एक साथ कर दें। पूरा ग्रुप लगा हुआ है और इधर एकनाथ शिंदे के लिए दूध और मछली की तरह बात होने वाली है। लेकिन एकनाथ शिंदे चहेते हैं, बड़े बड़े लोगों के चहेते हैं, इसलिए उनकी बात बिगड़ने वाली नहीं है। एकनाथ शिंदे पर भरोसा करना पड़ेगा। थोड़ी राजनीतिक बात, लेकिन थोड़ी वो बात जो सामने से दिख रहा है, अंदर लेकिन वो नहीं है। जब विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी कोई संभावना नहीं है आपकी तरफ जाने की, आपकी संभावना जरूर है हमारे तरफ आने की, तो उसे राजनीतिक हलकों में संकेत के रूप में लिया गया और यह माना गया कि देवेंद्र फडणवीस इशारा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को कि उधर का झंझट छोड़ो, आओ हमारे साथ और हम लोग मिल बैठ करके अपना काम करेंगे, जैसे पहले थे वैसे थे रहेंगे, आप आ जाओ हमारे पास। राजनीतिक हलकों में सामने से तो यही बात दिख रही है, लेकिन हमारे कुछ सूत्र इस तरह के हैं जो अंदरूनी बात बता रहे हैं। सामने से तो 20 मिनट की मुलाकात हुई है, लेकिन एक गुप्त जगह पे, जहां कानों कान किसी को खबर नहीं चली है, 1 घंटे से भी अधिक की मुलाकात हुई है, वो भी बंद कमरे में, फडणवीस और ठाकरे के बीच में। वहां आदित्य ठाकरे भी मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे भी मौजूद हैं और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस हैं। अनजान जगह पे मुलाकात हुई है, मीडिया में इसकी कोई खबर नहीं है और यह बात हो रही है कि विधानसभा में जो बयान आया है देवेंद्र फडणवीस का, उसके पहले की मुलाकात है और यह मुलाकात तब है जब केंद्रीय गृह मंत्री ने मुलाकात करने से मना कर दिया, झटका दे दिया। मैंने आपको बताया था कि देवेंद्र फडणवीस की सोच क्या है, नहीं है, अभी मैं विस्तार से उनके बारे में बताता हूं और तब आपको लगेगा कि बड़ा मामला तो अद्भुत खेल चल रहा है। कभी कभी हम भी चूक जाते हैं। हालांकि मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी रहती है उनके चालों की, लेकिन आज जो राज मैं आपको बताने वाला हूं, आप भौचक्क रह जाएंगे। 16 जुलाई के पहले उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अपनी पूरी कोशिश की, नाक रगड़ लिया उन्होंने अमित शाह जी के चौखट पे जाने के लिए, लेकिन अमित शाह ने पूरी तरह से मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं मुलाकात कर सकता हूं। जब उधर से ना हो गई
क्योंकि इधर देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि आपको एक बार मुलाकात करनी चाहिए केंद्रीय गृह मंत्री जी से। अब उन्होंने मुझे नहीं फोन किया, किसी को नहीं फोन किया, लेकिन सूत्र बहुत पुख्ता है जो ये जानकारी लेकर के आए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देखो दादा, आप एक बार कोशिश कर लो माननीय गृह मंत्री से मुलाकात का, वहां से क्या बात होती है उसके बाद देखा जाएगा। गृह मंत्री ने मना कर दिया। अब ये जो विधानसभा का बयान आया है उनका, इस बयान के 2 दिन पहले कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच में गुप्त स्थान पे गुप्त बैठक लगभग 1 घंटे की हुई है, उससे भी अधिक। और उस बैठक में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। क्या करना है? हमारे बेटे को फांसी पे चढ़ा दोगे या बचाओगे या दोस्ती का निर्वाह करोगे? अब कहा जा रहा था कि या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। ये बेशर्मी देखिए, ये ठाकरे की बेशर्मी देखिए जरा सा। यही ठाकरे है जो उन्होंने जूते से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के फोटो की पिटाई की थी, जूते से। और स्वयं खुद उद्धव ठाकरे ने की थी। उद्धव ठाकरे ने जूते से पिटाई की थी। और वो पिटाई की तस्वीर मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। वो किस मुंह से ये व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का वक्त मांग रहा है? अब ये व्यक्ति फडणवीस से गुप्त जगह पे सबसे छुप करके, आप देखिए कि मुख्यमंत्री का मूवमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे छुप करके रात के अंधेरे में मुलाकात हुई है, रात के अंधेरे में मित्रों। और उस मुलाकात के बाद ही ये बयान आया है कि मैं आपको ये बयान दूंगा। और उसके बाद पब्लिक पोस्चरिंग के लिए ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये फोटो आया ताकि मीडिया में जो है वो चलना शुरू हो जाए कि रीयूनियन हो रहा है उद्धव ठाकरे और बीजेपी का। असल कहानी मैं बताता हूं। ठाकरे ने प्रस्ताव रखा कि क्या करना चाहिए, तो देवाभाऊ की तरफ से उत्तर आया, भाई क्या करना चाहिए क्या, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। हमको उन्होंने फोन नहीं किया था देवाभाऊ ने, लेकिन जो बातचीत हुई है उसका लब्बो-लुआब बता रहा हूं। और तब आपको बताऊंगा कि ये देवाभाऊ कौन है। देवाभाऊ ने कहा कि भाई हमने तो आपको पूरी मदद कर दी। हमारे पास सतीश साल्यान भाई आए, उन्होंने एफआईआर करने की अर्जी लगाई, हमारे कमिश्नर ने एफआईआर नहीं किया, हमारे कमिश्नर ने मुलाकात नहीं की। और फिर कोर्ट में गई बात, अदालत ने पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं किया, सरकार को जवाब देना था। हमने एक पीआई को भेज दिया, पुलिस इंस्पेक्टर को, लेवल के अधिकारी को भेज दिया। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने नहीं रिप्लाई नहीं दिया, हमारे कमिश्नर ने नहीं दिया, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी ने रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया। अब ये आपके सामने, देवभाऊ ने कहा कि ये आपके सामने है, हमने जो आपको मदद की है ये आपके सामने है, अब इससे ज्यादा मैं मदद क्या कर सकता हूं? मैं सतीश साल्यान को तो कुछ नहीं कह सकता जाकर के, या सतीश साल्यान के वकील को नहीं कह सकता, आशुतोष पाठक को भी नहीं कह सकता, क्यूवाइब नेटवर्क को भी नहीं कह सकता। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, मेरी भी कोई प्रतिष्ठा है। मेरे हाथ में जो कुछ भी है, सरकार के हाथ में जो कुछ भी है, सरकार ने उसे करने से कब पीछे रही सरकार?
और सरकार ने वो काम किया और पूरी फसीहत मोल लेकर के किया। स्थिति यह हो गई कि 16 जुलाई को हमारा मैटर बोर्ड पे नहीं आने दिया हमने, नहीं इन्होंने नहीं आने दिया, लेकिन तिकड़म ऐसा हुआ। 2 जुलाई को हमको फटकार लगी। 2 जुलाई को कहा कि 2 सप्ताह के अंदर रिप्लाई फाइल करो, हमने रिप्लाई नहीं फाइल किया क्योंकि मैटर कोर्ट पे आया ही नहीं, हमने रिप्लाई नहीं फाइल किया। अब मैं इससे ज्यादा मदद क्या कर सकता हूं? सतीश सालियान आए, दिशा के पिता, हमने एफआईआर दर्ज नहीं किया। पूरी मीडिया चिल्लाती रही, सब कुछ कहती रही, हमने एफआईआर दर्ज नहीं किया। पीआईएल 2023 में लगा, उसके बाद भी हमने एफआईआर नहीं किया। हमारे विधायक नितेश राणे, उनके पिता नारायण राणे, सब लोगों ने हमें एविडेंस दिया, लेकिन हमने ब्रेन वॉश करने के लिए एसआईटी गठित कर दिया 2023 में। फिर 12 महीने तक हमने कोई ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया, और फिर जब ऑफिसर अपॉइंट कर दिया तो उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। अब इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं किया, तो हमने एक पीआई को बता दिया। भाई 2.5 साल 3 साल से तो मैं आपको मदद कर रहा हूं, बार बार मदद कर रहा हूं। अब मेरे हाथ में इससे ज्यादा मदद की कोई गुंजाइश नहीं है। देवा भाऊ ने मीटिंग में कहा कि मैं सारी परेशानी मोल ले रहा हूं, सारे गुस्से को मोल ले रहा हूं, देश भर के लोग नाराज हैं हमसे, लोग मेरे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि मैं आपको मदद कर रहा हूं, और वो तोहमत के वो पूरे आधार हैं कि 2.5 साल से होम मिनिस्ट्री मेरे पास है और मैं एक एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा हूं। तो मैं किसको उल्लू बना रहा हूं? पूरी जनता क्या बेवकूफ है? जनता समझदार है, जनता समझ रही है। बावजूद इसके अगर आपको शक है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं सारी तोहमत मोल लेकर के मैं आपके बच्चे को, बेटे को बचा रहा हूं। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। 1 घंटे की मीटिंग का लबोलुआब ये है। बाप बेटे को लगा तो क्या, और क्या हम कर दें अपने तरफ से? तो कहा अब आप अपने तरफ से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब उसी का मास्टर स्ट्रोक उस मीटिंग में तो उन्होंने कह दिया कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और उसके बाद आगे की कड़ी, जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा में देव भाऊ ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया और कहा कि मैं तो आपके तरफ नहीं जा सकता हूं, आप आ सकते हैं। अब इसको संकेत पूरी दुनिया में, अंदर खाने जो बात हुई उसकी चर्चा कहीं नहीं है, वो बता रहा हूं मैं, लेकिन जो बाहर में पब्लिकली फोटो ऑप्स हुआ है उसकी चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई कि उद्धव एंड देवेंद्र, बीजेपी शिवसेना उद्धव रीयूनियन की खबर आने लगी, आएगी। भाई आपने तस्वीर ही ऐसी खिंचवाई है जिसमें हर तरफ ये चर्चा होगी। अब आप सोचिए देवा भाऊ किस मिट्टी के बने हैं। मैं तो हैरान हूं, मैं नाराज तो होता हूं, लेकिन अब मैं जरा बारीकी से इनके मूव को समझ रहा हूं। अजित पवार को, शरद पवार जैसी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, शरद पवार को दंभ था महाराष्ट्र में बड़े योद्धा, बड़े नेता होने का, उनकी पार्टी को तोड़ दिया देवा भाऊ ने, और भतीजे और चाचा में लड़ाई लगवा दी। यह शुद्ध और शुद्ध देवा भाऊ की कोशिश थी, कह लें आप उसे, या चाल कह लें, शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। जब देवा भाऊ की सरकार जा रही थी तो कहा कि किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। इशारा दिया था जिन्होंने पीठ में खंजर भोंका था, उद्धव ठाकरे को।
उद्धव ठाकरे ने सपने में भी यह कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन हमारा सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट जो है, सबसे क्लोजेस्ट हमारा नेता, पारिवारिक जिससे संबंध थे, जिसको एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच के गठबंधन में मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, शिवसेना उद्धव की तरफ से, क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे एकनाथ शिंदे को। और वहीं से एकनाथ शिंदे के मन में मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रति लालसा जगी थी, बनवाना चाहते थे एकनाथ शिंदे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने पिता की शैली में शासन चलाना चाहते थे कि कुर्सी पर बैठेंगे, रिमोट कंट्रोल अपने पास रखेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन उसके ये जो लुच्चे, मैं हर असंसदीय भाषा का प्रयोग करूंगा इस व्यक्ति के खिलाफ, हर असंसदीय भाषा का, ये किसी भी संसदीय भाषा का प्रयोग के लायक ये व्यक्ति नहीं है। इस बेटे ने बाप को कहा कि नहीं, अभी तो हमें बहुत सारा कुकृत्य करना है, सचिन बाजे को रीइंस्टेट करना है, दूसरे कोई नहीं करेंगे, और गुंडागर्दी करनी है मुंबई की सड़कों पे। तो इन्होंने बाप को मजबूर किया, इनकी माता ने बाप को मजबूर किया, उनकी पत्नी ने, कि नहीं मुख्यमंत्री बनो, धोखा दो, चाहे अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाओ, कांग्रेस के साथ जाओ। और कांग्रेस की उपज रहे हैं ये उद्धव ठाकरे का पूरा खानदान। ये कोई हिंदुत्व की लड़ाई नहीं करते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है, ये पूरा का पूरा खानदान अपॉर्चुनिस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। ये बाला साहब ठाकरे जो थे ना, ये कांग्रेस की उपज थे, पेरोल पर थे कांग्रेस की। गलत फहमी मत पालिए आप। हिंदुत्व को ब्रांड बना करके इन्होंने अपना खेल किया था, वो भी मैं उस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो ये पिता पुत्र की जोड़ी ने कहा कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, धोखा देके चले जाना है। अब उस पार्टी को देवा भाऊ ने तोड़ दिया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, उद्धव के शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को तोड़ करके मुख्यमंत्री बनवाया, खुद डिप्टी, अब खुद होम मिनिस्टर बना। आज तक के इतिहास में पूरी दुनिया को यह लग रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का फिनिश हो गया, और लोकसभा के रिजल्ट इस तरफ इशारा भी कर रहे थे। लेकिन 6 महीने में, आप इसे मोदी की जीत कहिए, अमित शाह की जीत कहिए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो व्यक्ति सामने में लड़ रहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता तो आज देवा भाऊ की हैसियत बहुत खराब होती, उनके तरफ कोई देखने वाला भी नहीं होता। शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके, शिवसेना उद्धव को तोड़ करके, आज तक के इतिहास में और मोटे तौर पर अपने नेतृत्व में, यह और बात है कि मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हुआ था चुनाव के पहले, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, और भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया था कि 100 से अधिक सीट अगर आएगी तो हमारा मुख्यमंत्री होगा, अगर हमारी सीट कम आएगी तो हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यह एक अघोषित भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था। 100 सीट से अधिक अगर भाजपा लाएगी तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये कभी कभी भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस होता है, अगर मान लीजिए कि बिहार में वो पहले से घोषित है कि चाहे हमारी सीट कम आए ज्यादा आए, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होगा, तो कम सीट वालों को, 42 सीट वालों को भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार कर लेती है। लेकिन महाराष्ट्र में यह स्थिति नहीं थी। महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होनी ही थी बीजेपी को, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा इससे छिन जाए और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रहे। और ये शिवसेना को भी मन ही मन लड्डू फूट रहा था, इसीलिए सबसे ज्यादा सीट को क्लेम कर रहा था। कह रहा था कांग्रेस भी नहीं, शरद पवार की पार्टी भी नहीं, मैं सबसे ज्यादा सीट पे लड़ूंगा और मैं तो 100 120 तक सीट ले आऊंगा। बड़ा गुरूर था।
शिवसेना की पार्टी को तोड़ दिया और आज तक के इतिहास में मोटे तौर पर अपने नेतृत्व में 132 सीट बीजेपी नहीं लाई थी, जो ऑलमोस्ट देवा भाऊ के नेतृत्व में आया। तो आप आलोचना कर लें, कुछ कर लें, मैं समझता हूं कि आप पॉलिटिकल रणनीति के मामले में देवा भाऊ मास्टर है। और कई बार हम लोगों को सामने से लगता है कि ये देवा भाऊ और इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, ये हो रहा है, लेकिन धीरे 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 राजनीति अपने तरीके से चलती है। उनको मालूम है कि इन्होंने पाप किया है, इनको सजा तो मिलनी ही है, लेकिन कब और कैसे ये तय ये लोग करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा धैर्य से चलिए। अभी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आ गया देवा भाऊ का, खुद के ही जाल में फंसा दिया ठाकरे को। देवा भाऊ ने कह दिया कि साहब मैंने तो आपको अपनी तरफ से पूरी मदद कर दी, आपने ही एफिडेविट ऐसा दे दिया है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, अब तो इसका जेल जाना जरूरी हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे से दूर चले जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। देवा भाऊ जो सामने में दिख रहा है ना मित्रों, वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। ये पक्का आप मान के चलिए। देवा भाऊ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको मालूम है कि उद्धव ठाकरे से जो वो फोटो खिंचवा रहे हैं, ये किनको किनको अनकंफर्टेबल करेगा। आप हमारे दर्शक बिल्कुल अनकंफर्टेबल मत होइए। क्यों? क्योंकि इनके मिलने नहीं मिलने से अपनी लड़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी लड़ाई चलती रहेगी, इन सबको घुटने पर लाने की ताकत है। तो आप इसके चक्कर में तो पड़िए मत। ये यहां पर दूसरी लड़ाई चल रही है, खेल दूसरा हो रहा है, इसके अलावा भी खेल चल रहे हैं ना। तो ये जो फोटो ऑप्स है, ये तनाव बढ़ा रहा है उधर अघाड़ी में, शरद पवार में, कांग्रेस में, क्योंकि अभी तक कांग्रेस और शरद पवार इनका तनाव बढ़ा रहे थे ठाकरे का। तो ठाकरे चेकमेट दे रहे हैं कांग्रेस को और शरद पवार को। और दूसरा, आखिरी बैटल मुंबई महानगर पालिका का है, वो आखिरी दुर्ग है जो ढहने वाला है, उसके लिए पूरी तरह से ये हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है। और सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता आदित्य ठाकरे का कुकर्म है, जो देवा भाऊ के हाथ में है। आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्कोर सेट कर रहे हैं, सेट करेंगे, क्योंकि इसी ठाकरे ने कहा था कि या तो तुम रहोगे महाराष्ट्र में या मैं रहूंगा। देवा भाऊ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके इस बड़बोले बयान पे, ठाकरे के बड़बोले बयान पे देवा भाऊ ने कभी कोई राजनीतिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधा धमकी दिया, गद्दार कहा, देवा भाऊ ने कुछ नहीं कहा। तो देवा भाऊ बड़े चाणक्य नीति से खेल खेल रहे हैं और अब दोस्त बना करके धीरे से झटका दिया, कहा कि भाई मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपके लिए कर दिया। मैंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, मैंने रिप्लाई फाइल नहीं किया, एक छोटे ऑफिसर से फाइल करवा दिया, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। अब मेरी कोर्ट पर कोई निगरानी नहीं है। और आप खुद ही एफिडेविट में अंट संट लिख रहे हो, अपना एज छुपा रहे हो, एमएलए छुपा रहे हो। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं जज साहब को कुछ नहीं कह सकता, मुश्किल है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 16 जुलाई के बाद 20 जुलाई नहीं, 25 जुलाई, मई, अगस्त, सितंबर, ये हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है कुछ। चक्रव्यूह में फंसा दिया ठाकरे को देवा भाऊ ने। न लाठी चलाया और सांप खत्म। लाठी चला, कोई आवाज नहीं हुई, आवाज ही नहीं हुई, सांप ही मर गया। अब दोनों बाप बेटे के सामने कोई रास्ता नहीं है। इधर मुलाकात हुई थी राज ठाकरे से, राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज ठाकरे को भेजा गया है
कि जाओ दोस्ती करो। अब एक तीर से कई निशाने देवा भाऊ ने किया। इस फोटो से एकनाथ शिंदे को भी वो थोड़ा सा पजामा में रखना चाहते हैं, बार्गेन ना करे। उधर अजित पवार को भी रखना चाहते हैं, उधर कांग्रेस को भी रख दिया, शरद पवार को भी रख दिया। एक तीर से कई निशाने कर दिया और इधर हाथ खड़ा कर दिया, बंद कमरे में हाथ खड़ा कर दिया। पब्लिक पोस्टरिंग किया कि आप हमारी तरफ आ जाइए, आइए। लेकिन मैं अदालती कार्रवाई में कुछ नहीं कर सकता हूं। और ये मैं पुख्ता आपको जानकारी दे रहा हूं कि देव भाऊ ने कहा कि मैंने अपने तरफ से, साहब मैंने आपको पूरी मदद की, ये रहे साक्ष्य, ये सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। एफआईआर मैंने नहीं किया और 2023 से नहीं किया, ये नहीं कि मार्च से नहीं किया, 2023 से नहीं किया। एसआईटी गठित किया, एसआईटी ने कोई काम नहीं किया। अब जब रिप्लाई देने की बात हुई तो हमने पुलिस इंस्पेक्टर से करवाया। अब इससे ज्यादा मैं आपको साक्ष्य क्या दे सकता हूं? तो मुझे बदनाम मत कीजिएगा। मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों बाप बेटे राजनीतिक रूप से मुझे परेशान किया जा रहा है, ये कहने की हालत में नहीं है। उनका जो थोड़ा बहुत भी समर्थक वर्ग है, जो शायद इस बात के लिए देवा भाऊ के ऊपर ठीकरा फोड़ता कि ये राजनीतिक रंजिश से ये काम हो रहा है, ये जो नैरेटिव था इसको सेट कर दिया देवा भाऊ ने। मास्टर स्ट्रोक है देवा भाऊ का मित्रों, मास्टर स्ट्रोक। अभी तक ये बाप बेटा नैरेटिव फैला रहा था कि बीजेपी जो है वो मेरे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा से ये कैंपेन चला रही है और ये काम कर रही है, मेरा बेटा निर्दोष है। और ये ठाकरे भी कह रहा था मैं निर्दोष हूं। पॉलिटिकल वेंडेटा का नैरेटिव खत्म कर दिया देवा भाऊ ने। अब जो समझदार हैं वो समझ गए, जो नहीं समझे हैं वो अभी भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज मत रहिए, मैं आपको जो बता रहा हूं वही है। आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि देवा भाऊ के साथ फोटो आने से आदित्य ठाकरे जेल जाने से बच जाएगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। अरे देवा भाऊ नहीं बचा पाएंगे, देवा भाऊ को मालूम है। तो जब मालूम है देवा भाऊ को कि साहब जेल इनको अदालत को भेजना है, मुझे नहीं भेजना है, कार्रवाई अदालत को करना है, तो हम क्यों नहीं उस स्थिति तक ला दें जहां हम ये कह सकें कि हमने आपके खिलाफ कोई काम नहीं किया पॉलिटिकली मोटिवेशन से। ये अदालत का मामला है, अदालत हमें आदेश दे रही है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका तामील करूं, अगर नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ साहब मुकदमा चलेगा। और तब ये दोनों बाप बेटा कहेंगे हाँ भाई देवा भाऊ ने तो हमें बहुत मदद की यार, मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा प्रारब्ध है, मेरा कर्म ही ऐसा है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं। क्यूआई नेटवर्क को तो कह नहीं सकते, नीलेश ओझा एंड कंपनी को कह नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं। वो तो रात दिन इस खबर को चलाएगा, लोगों तक मैसेज पहुंचाएगा, सारी बारीकियों को लोगों को समझाएगा। लोग हतोत्साहित होने लगेंगे तो हौसला देगा कि परेशान मत होइए, घबराइए मत, 20 साल तक भी अगर यह मुकदमा चलेगा तो चलाऊंगा, लेकिन उसे जेल भेजूंगा। अगर इसने पाप किया है तो उसको पाप की सजा काटनी पड़ेगी। लेकिन ये पॉलिटिकल मामला जो है, ये लोग अपना स्कोर सेट करके चलते हैं। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए। देवा भाऊ के कह देने से कि नहीं नहीं आप मेरे तरफ आ जाइए, आप फोटो खिंचवा लेने से कि अब कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, सरकार ही मिल गई। अरे सरकार तो बड़े बड़े लोगों को बचाती है, बड़े बड़े लोगों को बचाना चाहती है, बची क्या? नहीं बची। बड़े बड़े लोग, मैं बताता हूं आपको, भारत सरकार के डिप्टी होम मिनिस्टर का बेटा, टेनी का बेटा, उत्तर प्रदेश में जब उसके खिलाफ एफआईआर हुआ तो होम मिनिस्टर अपने बेटे को नहीं बचा सके। तो इसीलिए कानून पर आप भरोसा रखिए और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए। बस देवा भाऊ इस पूरे प्रकरण को न्याय व्यवस्था का मामला मानने तक कॉर्नर करने की स्थिति में थे। और जब आप देखते होंगे बैडमिंटन या टेनिस जब आप खेलते हैं, जब वॉली चलता है इधर से उधर से, तो या क्रिकेट में देखते होंगे कि बैट्समैन जो है वो बॉलर को थकाता है।
ऐसा बॉलर होता है जो बहुत अटैक करने वाला होता है, बार-बार बाउंसर फेंकता है, तो वो क्या करता है बैट्समैन डक कर जाता है। बाउंसर फेंका, डक कर गया या बहुत आया वो कोशिश और बाउंसर इसलिए मारा जाता है कि वो गलती करे। वो हुक करने की स्थिति में बैट्समैन आए और हुक करे और हुक करने की स्थिति में कहीं कोई किनारा लगे और बॉल इधर-उधर चले जाए और कैच आउट हो जाए। ये उनका इंटेंशन होता है और बैट्समैन जो बड़े चतुर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चूंकि बाउंसर मारने में बॉलर को ताकत लगानी पड़ती है, तो जो स्मार्ट बैट्समैन होते हैं, वो और धैर्य के साथ उनके ताकत को और एग्जॉस्ट करवाते हैं। वो और तेजी से बाउंसर मारता है, तो बैट्समैन डक कर जाता है और गुस्साता है बॉलर, फिर बाउंसर मारता है, फिर भी वो डक कर जाता है। तो जो पेशेंस के साथ बैट्समैन खेलते रहता है, वो बॉलर को थका देता है। अब बैट्समैन को तो थकने की बहुत ज्यादा है नहीं, वो बस धीरे-धीरे अपने पोस्चरिंग खाली ठीक करते रहता है वो, सिर्फ पोस्चर बदलते रहता है। अब देवा भाऊ उसी बैट्समैन की भूमिका में है। इनको थकाया, पहले गाली गलौज करवा लिया, फिर फंसाने, इधर करने, उधर करने, नीलेश ओझा के खिलाफ षड्यंत्र करो, सतीश साल्यान के खिलाफ षड्यंत्र करो, मीडिया को मैनेज करो, दलाल पत्रकारों को दो, डेट बढ़वाओ, इधर करो, उधर करो, सारे तिकड़म कर लिए। अब सारा तिकड़म इनका फेल हो गया। तब कहा कि अमित शाह जी से किसी भी तरीके से मिलो। अमित शाह जी ने मिलने से मना किया तो बोला चलो देवा भाऊ से मिल लेते हैं। देवा भाऊ मिल तो लिए, देवा भाऊ ने अपना पक्ष रख दिया और पब्लिक में आके कह दिया आप आ जाओ मेरे साथ। अब देवा भाऊ क्या इतने बेवकूफ है, देवा भाऊ को मालूम नहीं है कि इनका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है और गाली हमको सुनना अलग पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिक्स है, कुछ राज को चलते रहने देना चाहिए। तो देवा भाऊ ये चाहते हैं कि साहब इस केस में मैं 3 में नहीं हूं, 13 में नहीं हूं, 1-2 हियरिंग के बाद में क्या करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अदालत के इसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। 16 जुलाई टल गया ना, फिर जो दूसरा डेट आएगा तब क्या होगा। और 2-3 डेट अगर इसी तरीके से जाता रहा तो फिर रजिस्ट्री के खिलाफ एक्शन होने की बात हो जाएगी। अभी तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एक्शन होने की बात है, रिट लगा हुआ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ रिट लगा हुआ है कि उन्होंने कैसे साइन किया है शैलेंद्र नगर करके रिप्लाई पे। तो हमने तो चारों तरफ से चक्रव्यूह घेर दिया है, दूसरी तरफ से देवा भाऊ ने अपना चक्रव्यूह बना लिया है जिसके जाल में फंस गए हैं ठाकरे। अब ठाकरे पॉलिटिकल वेंडेटा का नैरेटिव पब्लिक में नहीं दे सकते हैं कि नहीं नहीं ये राजनीतिक रूप से मुझे फंसाया जा रहा है तो जनता पूछेगी तो फिर ये जो फोटो खिंचवाने के लिए आप गए थे, क्यों गए थे। ऐसा तो कोई लगता नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस आपको फंसाना चाहते हैं। भाई देवेंद्र फडणवीस तो आपके खिलाफ कोई एक्शन कर ही नहीं रहा है, एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा है, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर रही है, तो पॉलिटिकल वेंडेटा कहां है। समझ गए बात को आप, पता चला। आप ही पूछेंगे कि भाई देवेंद्र फडणवीस तो आपके खिलाफ एफआईआर कर ही नहीं रहा, पुलिस आपके दरवाजे पर भेज ही नहीं रहा, दिशा सालियान के पिता बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उसको पूछ ही नहीं रहा, तो पॉलिटिकल वेंडेटा कहां है। वो तो आपके दोस्त हैं, वो तो आपसे दोस्ती निर्वाह कर रहे हैं। राजनीतिक बदले की भावना से देवेंद्र फडणवीस तो काम कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप ये आरोप उनके ऊपर क्यों लगा रहे हैं। जनता ये मान गई कि देवा भाऊ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से काम नहीं कर रहे हैं और जो कुछ भी मामला होगा वो अदालत का मामला होगा। और देवा भाऊ ने कह दिया कि आपने जो एफिडेविट दिया है वो खुद आपने जान का जंजाल भर लिया है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं जितना कर सकता हूं मैंने किया। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात का नैरेटिव खत्म। 3 मास्टर स्ट्रोक, पहला शरद पवार की पार्टी को तोड़ना, 4 बल्कि, दूसरा शिवसेना उद्धव की पार्टी को तोड़ना, तीसरा 132 सीट ला करके इतिहास बनाना और चौथा अपने खिलाफ जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का नैरेटिव ये बाप बेटा चला सकता था उस नैरेटिव को ध्वस्त कर देना। ये है देवा भाऊ। मैं भी सैल्यूट कर रहा हूं देवा भाऊ आपको, बड़ा ठंडा करके खाना खाते हैं आप, गरम गरम नहीं खाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आपको मालूम है
कि आपके चाहने ना चाहने से इस केस में कुछ नहीं होगा। इस केस में पुलिस को एक्शन करना ही पड़ेगा, अदालत को भी करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो पूरी दुनिया में थू-थू सबकी होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा मामला। तो इस केस में साफ-साफ दिख रहा है कि आदित्य ठाकरे को तो जेल जाना ही है। मैं खामखा बदनाम क्यों हूं? मान गए देवा भाऊ आपको, मान गए। अब ये दो अलग-अलग नेतृत्व है, एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ देवा भाऊ हैं। देवा भाऊ कहते हैं कि साहब मुझे बदनामी नहीं मोल लेनी है। योगी जी कहते हैं बदनाम और नाम का कोई मतलब नहीं है, जो है अगर मेरे बात पास आई है तो हम अटैक करेंगे। हाँ, योगी अगर वहां होते तो अभी तक काम हो गया होता। अलग अलग नेतृत्व है, एक तरफ देवा भाऊ है, एक तरफ योगी है। योगी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का अपना फायदा भी है, अपना नुकसान भी है। देवा भाऊ के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का नुकसान तो है, लेकिन जो फायदा पार्टी के हित में दिख रहा है मित्रों, ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ये तो बड़ा सॉलिड है। इसलिए कभी-कभी अपनी भावना पर नियंत्रण रख करके जैसे ये धैर्य से खेल रहे हैं ना, वैसे हम लोगों को भी धैर्य से खेलना होगा और गुनहगार को जेल के दरवाजे तक ले जाना पड़ेगा। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, इसमें हमें देवा भाऊ की जरूरत नहीं है। देवा भाऊ को मैं सचेत तो करते रहता हूं कि ये जो, लेकिन एक बात देवा भाऊ जान लो कि आप जो ये जो गलवहियां कर रहे हो ना, इससे संदेश गलत जाएगा। जनता ये मान लेगी कि आप दोनों एक हैं। ये तो अदालत की वजह से ये जेल गया है। तो आप संतुष्ट कर रहे हैं दो बाप बेटा को, करोड़ों की आबादी को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। खैर, अब ये असंतुष्टि का आरोप ले करके आप क्या करना चाहते हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन राज सामने आ गया है, खुल गया है, बेपर्दा है मामला। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नया डेट मिलने वाला है, तारीख बस कुछ ही दिन की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।